स्क्रीन दिख रहा है? ओके, तो आज कौन सा तारीख है आज? 13। कल न्यूमेरिकल क्लास लूंगी मैं न्यूक्लियर पार्टिकल का, देन आपका ये होगा टेस्ट होगा संडे को। तो आज मैं आइजिंग मॉडल पढ़ाऊंगी और मंडे को मैं ये पढ़ाऊंगी आपका जो मैग्नेटिक सिस्टम है। ओके, हम आइजिंग मॉडल क्यों यूज करते हैं? वाई यूज आइजिंग मॉडल? जो मैग्नेटिक सिस्टम है उसमें फेज ट्रांजिशन जो होता है उसको स्टडी करने के लिए हम आइजिंग मॉडल पढ़ते हैं। उसमें हम जो स्पिन कैसे इंटरेक्शन कर रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं और हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि जो हमारा स्पिन है, सपोज यहाँ पर बहुत सारा स्पिन है, S1 S2 S3 S4 S5 S6, ऐसे बहुत सारे स्पिन है। तो ये जो स्पिन है वो सारे नियरेस्ट नाइबर से इंटरेक्ट करेंगे। तो S1 किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? सिर्फ S2 के साथ। और S2 किसके साथ करेगा? S2 S3 के साथ भी करेगा और S1 के साथ भी करेगा। और जो S3 है वो S4 के साथ भी करेगा और S2 के साथ करेगा। फिर S4 करेगा S5 के साथ और S4 करेगा S3 के साथ। S5 किसके साथ कर सकता है? उसका पास में कौन है? S6 और S4, ये दोनों के साथ कर सकता है। ओके, तो कंसिडर हम क्या करते हैं? इंटरेक्शन ऑफ नियर बाय स्पिन ओनली। अगर आइडियल सिस्टम मतलब स्पिन है, मतलब कोई सिस्टम आइडियल है, आइडियल सिस्टम ऑफ स्पिन नो फेज, मतलब अगर आइडियल स्पिन हम लेंगे तो यहाँ पर कोई स्पिन इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन सा पॉइंट में बोलती हूँ वो लिख देती हूँ। पहले हम क्या करते हैं? यूज टू स्टडी फेज ट्रांजिशन इन मैग्नेटिक सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोली हूँ मैं कि हम स्टडी करते हैं डायरेक्शन ऑफ स्पिन। तो आइजिंग मॉडल इज स्टडी ऑफ इंटरेक्टिंग स्पिन। ओके, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर? कंसिडर इंटरेक्शन ऑफ नियरबाई स्पिन्स ओनली। ओके, in case of ideal system of spins, no phase transition occur. ओके, हाँ, हम कैसे आइजिंग मॉडल में हम क्या करते हैं ना, पहले हम हैमिल्टनियन लिखते हैं, हमारा स्टेप 1 होता है। फिर हैमिल्टनियन से हम एज का वैल्यू, हैमिल्टनियन तो एज ही होता है, एज का वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर एज का वैल्यू से हम कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब एनर्जी, कितना एनर्जी, उसका डिजनरेसी कितना है वो फाइंड करेंगे। फिर पार्टीशन फंक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारा स्टेप मेनली 4 स्टेप में हम काम करते हैं। तो स्टेप 1 हमारा क्या है? स्टेप 1 है हैमिल्टनियन को लिखना। मतलब हैमिल्टनियन क्या होता है? तो हैमिल्टनियन को हम लिखते हैं एच से, एच इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई जे एप्सिलॉन आई जे एस आई एस जे माइनस बी समेशन ऑफ एस आई। यहाँ पर जो ये वाला टर्म है एस आई एस जे, वो क्या है? वो म्यूचुअल इंटरेक्शन है। मैं यहाँ लिखती हूँ, जो आपका प्रोडक्ट वाला टर्म है
ये है, यहाँ पर जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्पिन विथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मतलब जैसे S1 S2 S3 वो सारे का सम, इंडिविजुअल स्पिन with external magnetic field। नेक्स्ट ये वाला टर्म क्या है? ये है क्या? म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ नियरबाई स्पिन। एप्सिलॉन आई जे क्या है? ये है म्यूचुअल इंटरेक्शन स्ट्रेंथ पैरामीटर। इंटरेक्शन स्ट्रेंथ पैरामीटर मतलब जो वो गिवन होगा स्ट्रेंथ पैरामीटर। मैं क्वेश्चन जब करूंगी बता दूंगी, पहले तुम सारे टर्म सीख मतलब समझ लो। बी क्या है? जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, बी इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसमें है इंटरेक्शन वाला टर्म, एक ही इंडिविजुअल वाला टर्म। इंडिविजुअल टर्म में क्या है कि जो ईच स्पिन है, जितने भी स्पिन है, सारे एन नंबर ऑफ स्पिन है, तो वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्ट कर रहा है। और ये वाला जो टर्म है वो क्या है? वो है कि मतलब जो स्पिन इंटरेक्शन है उसको मतलब म्यूचुअली कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं नियर बाई स्पिन से, वो है। और एप्सिलॉन आई जे ये वाला क्या है? ये है म्यूचुअल इंटरेक्शन स्ट्रेंथ पैरामीटर, और बी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कि मतलब आपको सपोज S1 और S2 हम दो मान के चलते हैं, ऐसे S1 और S2 दो स्पिन मान के चलेंगे, तो ये दो स्पिन का वैल्यू जो भी गिवन होगा उसका करस्पॉन्डिंग एज का वैल्यू अब निकालना है। मैं एग्जांपल दूंगी तो अच्छे से समझाऊंगी, अभी समझ लो क्या क्या स्टेप करते हैं। फिर स्टेप 3 में क्या करना है? ये जो एनर्जी वैल्यू आएगा उसको देखेंगे कि कौन सा एनर्जी वैल्यू का डीजेनरेसी कितना है, और उसका एक टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे। पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ जी आई ई का पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। अभी देखो सपोज हम केस 1 ले रहे हैं। केस 1 में हम दो पार्टिकल लेके चल रहे हैं। एक पार्टिकल तो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता है ना, तो मिनिमम तो हमको दो लेना पड़ेगा। तो केस 1 में सपोज हम दो पार्टिकल ले रहे हैं, एक S1 और एक S2। फिर H होगा क्या? माइनस एप्सिलॉन S1 S2। ये है क्या? स्ट्रेंथ पैरामीटर। इसके साथ क्या रहेगा? आपका इन जनरल फॉर्मूला क्या है? इन जनरल फॉर्मूला क्या है? H इज इक्वल टू माइनस समीशन ऑफ आई जे एप्सिलॉन आई जे एस आई एस जे माइनस समीशन ए बी इंटू समीशन ऑफ आई एस आई। ये था ना? तो ये है माइनस एप्सिलॉन आई जे मतलब दो पार्टिकल है तो 1 2 एक ही होगा, और S1 S2 रहेगा माइनस बी ऑफ समेशन में क्या रहेगा? दो टर्म ही रहेगा ना, S1 और S2 है तो S1 प्लस S2 होगा। हैमिल्टनियन में इसे लिख सकते हैं नहीं? कि पहला केस में हम हैमिल्टनियन में पहले हैमिल्टनियन कैसे लिखते हैं वो सिखा रहे हैं। तो अगर दो स्पिन है ऐसे लिखेंगे। अगर सपोज तीन स्पिन है मतलब n इक्वल टू 3 है, तो तीन स्पिन है तो दो केस हो सकते हैं ना। पहले हम तीनों को लिनियरली कर सकते हैं, S1 S2 S3 कर सकते हैं, या नॉन लीनियर भी अरेंज कर सकते हैं ना, S1 S2 S3 ऐसे भी कर सकते हैं ना, या सर्कल में भी रख सकते हैं S1 S2 S3 से भी रख सकते हैं। ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है।
तो इसके लिए क्या लिखोगी, इसके लिए लिखोगी इसका स्ट्रेंथ पैरामीटर पहले तो माइनस ही होगा, एप्सिलॉन पहले 1 2 2 3, 3 और 1 दोनों नहीं कर सकते हैं ना इंटरेक्शन, क्योंकि पास पास में ही करेगा, हम सिर्फ नियर बाई इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो S1 S2 होगा माइनस एप्सिलॉन 2 3, S2 S3 होगा, S3 S1 के साथ नहीं हो सकता, वो दोनों पास में नहीं है। फिर माइनस भी समेशन ऑफ SI, तो S1 प्लस S2 प्लस S3, इसमें तो सारे स्पिन आएंगे ना, सारे स्पिन तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। ये आ गया नॉन लीनियर के केस, सॉरी लीनियर के केस में। नॉन लीनियर में क्या होगा, इसमें देखो S1 S2 के साथ करेगा, S3 के साथ करेगा, S2 S1 के साथ करेगा, S3 के साथ करेगा, और S3 S1 के साथ करेगा, S2 के साथ करेगा, मतलब तीनों तीनों के साथ कर सकते हैं। पर इस केस में S1 और S2 नहीं हो रहा था, S1 और S3 नहीं हो रहा था, इस केस में वो पॉसिबल है। तो हम कैसे लिखेंगे, H इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 1 2 S1 S2 माइनस एप्सिलॉन 2 3 S2 S3 माइनस एप्सिलॉन 3 1 S3 S1 माइनस B इंटू S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक है, तो ये आ गया हैमिल्टनियन। अगर फोर सिस्टम होता तो फिर करते हैं, पर मैं यहाँ पर नहीं करूंगी क्योंकि जेट में इतना नहीं आएगा, और मैं एक सिंपलेस्ट केस लेके आपको बता देती हूँ। केस थर्ड आई में हम एन लेंगे फोर, मैं सिर्फ लीनियर ही बता रही हूँ। सपोज S1 S2 S3 और S4 है, तो एच कैसे लिखोगे, नियर बाई इंटरेक्शन माइनस एप्सिलॉन 1 2 S1 S2 माइनस एप्सिलॉन 2 3 S2 S3 माइनस एप्सिलॉन 3 4 S3 S4 माइनस V इंटू 3 4 और 1, ये दोनों तो नहीं करेंगे। समेशन ऑफ क्या होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, ये होगा ना। नेक्स्ट देखो, हाँ एक एग्जांपल देके मैं बता दे रही हूँ। अगर हमारे पास पिन गिवन होगा फिर कैसे होगा, नहीं कैसे आप एच निकालोगी, नहीं वो तो मैं क्वेश्चन करवाऊँ, जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। इसमें किसी को डाउट है किसी भी स्टेप में, जहाँ मैं जितना समझाई हूँ, ये इसमें किसी को डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर स्टेप 1 फिर से एक बार समझा दीजिएगा ना, हम लेट ज्वाइन किए थे। स्टेप 1 बस। ठीक है, देखो स्टेप 1 में हम हैमिल्टनियन लिख रहे हैं, तो हैमिल्टनियन हम देखो, एक तो इंडिविजुअल स्पिन इंटरेक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और दूसरा कैसे कि एक स्पिन दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। हम पहले देखो हम एज्यूमशन क्या क्या लिए हैं आइजिंग मॉडल में। आइजिंग मॉडल में हम फेज ट्रांजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, किसका, मैग्नेटिक सिस्टम का, और इंटरेक्शन ऑफ स्पिन स्टडी कर रहे हैं। तो एक स्पिन का इंटरेक्शन टू टाइप का पॉसिबल है, एक इंडिविजुअल इंटरेक्शन विथ मैग्नेटिक फील्ड, और एक है नियर बाई, हम कंसिडर कर रहे हैं ओनली नियर बाई इंटरेक्शन ऑफ द स्पिन। पर आइडियल सिस्टम अगर कंसिडर करेंगे, आइडियल सिस्टम ऑफ स्पिन, तो नो फेज ट्रांजिशन अकर होगा। फिर हैमिल्टनियन क्या होगा, देखो हैमिल्टनियन हम दो टाइप का स्पिन इंटरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंडिविजुअल, जो कि ये वाला टर्म है, ये वाला जो टर्म है वो मैं यहाँ पर भी लिखी हूँ, इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्पिन विथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और एक हमारे स्टार में म्यूचुअल इंटरेक्शन वाला, जिसके करस्पॉन्डिंग ये वाला होगा, म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ नियर बाई स्पिन, SI से, और उसके साथ एक मल्टीप्लाई होगा उसका स्ट्रेंथ पैरामीटर, जिसको हम एप्सिलॉन IJ से डिनोट किए हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ? हेलो, यस मैम। ओके। हाइजिंग मॉडल कौन सा पेज में है, किसी को पता है? मिल गया है। क्वेश्चन
हैमिल्टनियन तो लिख रहा हूँ। हैमिल्टनियन कैसे लिख रहे हैं वो समझ में आ गया? ओके। एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, देखो अगर आपके पास हैमिल्टनियन गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में तो आप ये वाला ये में लिखेंगे, मतलब जो मैं फॉर्मूला बताई, कौन सा फॉर्मूला बताई, एच इज इक्वल टू माइनस समेशन ऑफ आई जे एप्सिलॉन आई जे एस आई एस जे माइनस बी समेशन ऑफ एस आई। अगर आपके पास ओनली स्पिन गिवन है, स्ट्रेंथ पैरामीटर S1 S2 और B गिवन है और हैमिल्टनियन गिवन नहीं है तो ये लिखेंगे। अगर आपके पास हैमिल्टनियन गिवन है तो आप सिर्फ हैमिल्टनियन का जो फॉर्मूला है उसमें आप स्पिन पुट करके निकालेंगे। जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन कर रही हूँ जिसमें हमारे पास हैमिल्टनियन गिवन है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट H इज इक्वल टू minus epsilon S1 S2, it's Hamiltonian for two Ising spins and SI is equal to 0 plus minus 1. Then find partition function. ओके, तो सॉल्यूशन कैसा होगा देखो। सॉल्यूशन में मैं बताई थी पहला स्टेप 1 में मुझे क्या करना है, हैमिल्टनियन लिखना है, तो वो हैमिल्टनियन तो गिवन है, जो गिवन है वही वाला कर लेना है। स्टेप 2 में क्या की थी मैं कि मुझे टेबल बनाना है, इसमें मेरे स्पिन के कॉरेस्पॉन्डिंग हैमिल्टनियन लिखना है और मेरा स्पिन अभी क्या क्या गिवन है, SI 0 प्लस माइनस 1 गिवन है। तो देखो मेरा कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आपको पास स्पिन गिवन है तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप कैसे निकालते हो, वो उसका फॉर्मूला करता है। हम तीनों स्पिन का कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे उसका एक शॉर्ट ट्रिक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल स्पिन का पावर होगा टोटल नंबर ऑफ स्पिन, इसका पावर होगा टोटल नंबर ऑफ स्पिन। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर पॉसिबल स्पिन कितना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्पिन 3 है ना इस केस में, और टोटल स्पिन कितना है S1 और S2 है तो 2 होगा, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 कॉम्बिनेशन होगा। और 9 कॉम्बिनेशन आप कैसे लिखोगे, पहले देखो पहले लिख मतलब जो मतलब अरेंजमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, पहले जितना स्पिन है मतलब 0 है 1 है और -1 है ना, तो हम इसको ऐसे -1 0 +1 0 -1 ऐसे इसको पहले एक एक अरेंज करेंगे, मतलब जैसे ना अब 3 का पावर 0 लेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 पॉसिबल स्पिन है तो उसका वैल्यू 1 होगा ना, तो हर एक स्पिन को हम 1 टाइम लिखेंगे पहले, और फिर सेकंड होगा 3 का पावर 1 पॉसिबल स्पिन का पावर 0 1 ऐसे अरेंज करते हैं तो ये 3 आएगा। तो मतलब हर एक स्पिन को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, फिर दूसरा स्पिन लिखेंगे, फिर 3 टाइम्स लिखेंगे, फिर दूसरा स्पिन लिखेंगे। देखो मैं कैसे कर रही हूँ, पहले तो हमारा 9 कॉम्बिनेशन होगा तो मैं मुझे 9 लाइन खींचना है। मेरा कितना लाइन हुआ, 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 और 9, तो लाइन खींच दी। मैं बोली कि 3 का पावर 1 तो 3 टाइम एक स्पिन को रिपीट करना है, पहले मैं 1 लूंगी फिर 0 फिर -1 ले रही हूँ, मतलब कोई भी ले सकते हो, 0 1 -1 कोई भी ले सकते हो। अगर मैं 0 1 -1 भी ले सकती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 0 0 0 3 बार लिख दी, फिर 1 लिखूंगी वो तो 1 को भी 3 बार लिख दी, फिर -1 को 3 बार लिख देती हूँ। फिर मुझे क्या करना है, एक स्पिन को एक बार ही लिखना है,
तो सपोज मैं लिख रही हूँ वही 0 से अगर स्टार्ट करूँ तो 0 फिर 1 फिर -1 फिर 0 फिर +1 फिर -1 ओके, फिर 0 फिर +1 फिर -1। तो कॉम्बिनेशन बनाओ, क्या होगा -ε S1 × S2 मल्टीप्लाई करोगी तो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये होगा 1 -ε, ये होगा -1 इंटू -ε मतलब +ε, ये तो 0 हो जाएगा, ये +ε हो जाएगा, ये -ε हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू -1 +1 और ये -ε अगर मल्टीप्लाई होगा तो -ε हो जाएगा, नहीं। कॉपी देखो कितना पॉसिबल एनर्जी लेवल आया, एक तो 0 आ रहा है, एक -e आ रहा है और एक +e आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप 3 क्या था हमारा, एप्सिलॉन मैम आई जी H2 आई कैसे साइन, करना है? क्या H2 जो निकाल रहे हैं वो कौन सा S2, S2 तो यहाँ पर कॉलम S2 कॉलम S1 और S2, यस मैम। S1 और S1 और S2 स्पिन गिवन है, 0 +-1 गिवन है और उसका हमको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका ये है, पहला है आपको पहले देखना है कि टोटल नंबर ऑफ ये जो 3 स्पिन गिवन है, तो S1 का भी 3 स्पिन पॉसिबल है। देखो हमारा SI गिवन है 0 +1 और -1, तो S1 का भी 3 स्पिन गिवन होगा और S2 का भी 3 स्पिन पॉसिबल है। तो हमको ना ये तीनों स्पिन का कॉम्बिनेशन बनना है, जैसे 0 के साथ आएगा 0 1 -1 1 के साथ आएगा, फिर इसका साथ इसका, मतलब सारे का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन का एक ट्रिक है, हमको कैसे पता लगेगा कि इतना नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो उसका फॉर्मूला होता है द नंबर ऑफ पॉसिबल स्पिन। जैसे यहाँ पर पॉसिबल स्पिन कितना है, 3 है ना, 0 +1 और -1, नंबर ऑफ पॉसिबल स्पिन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जो स्पिन गिवन है। जैसे जितने S1 और S2 से यहाँ पर सिर्फ 2 स्पिन का इंटरेक्शन हो रहा है, उसका पावर मतलब उसका पावर कर देना है, तो 9 कॉम्बिनेशन मेरा पॉसिबल। अभी हमको कैसे अरेंज करना है, तो जितना हम लेफ्ट से जा रहे हैं, मतलब हाँ राइट से लेफ्ट तरफ जा रहे हैं, तो पहला जो स्टेप है ना, उसमें हम जितना नंबर पॉसिबल है उसका पावर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, अगर और भी पॉसिबल स्पिन होता तो उसका पावर बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं। उससे हम क्या करते हैं कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन का मतलब जो स्पिन है वो कितने बार रिपीट होगा वो पता चलता है। तो जैसे मैं 3 का पावर 0 रख रही हूँ तो उसका वैल्यू 1 आ रहा है, इसीलिए इस वाला बॉक्स में अगर मैं एक स्पिन को एक बार मतलब पुट की, उसके बाद मुझे वो स्पिन को चेंज करना है। जैसे मैं 0 रखी, फिर मैं 0 नहीं रख सकती, मुझे 1 रखेगा, -1 रखना पड़ेगा, फिर 0 1 -1। ये ना मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ अरेंजमेंट का, आप अपने हिसाब से भी नाइन्स कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। पर ये जो मैं बता रही हूँ इसमें आपको ये होगा कि आपका कोई कॉम्बिनेशन छूटेगा नहीं और आप इजीली इन टाइम लिख सकते हो। फिर दूसरे में हम क्या करेंगे, दूसरे साइड में कैसे अरेंज करेंगे, तो 3 का पावर 1 करेंगे जो जिसका वैल्यू होगा 3, और इसमें क्या होगा ना, हमको और एक स्पिन का वैल्यू 3 बार हम लिख सकते हैं, यहाँ पर एक बार लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 बार लिख सकते हैं। तो 0 को हम 3 बार लिखते हैं, फिर 1 को 3 बार, फिर -1 को 3 बार, फिर इस वाला फॉर्मूला से तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल लिए। अभी क्लियर मैम हुआ। हम लोग कैसे जानेंगे कि +1 से -1 तक ही लेना है 0 से, मतलब इसका कोई रेंज वो है या तो फिर? क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा। अच्छा क्वेश्चन पे गिवन है कि नहीं? क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर यहाँ पर स्पीड 0 1 +1 नहीं दे के भी और +1 -1 भी दे सकता है, हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ भी दे सकता है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। या अगर आपको कोई फेरोमैग्नेटिक सिस्टम गिवन है, कोई स्पिन नहीं दिया है, तो फेरोमैग्नेटिक सिस्टम के लिए प्लस और -1 ही लेते हैं। ठीक है, अभी यस मैम। क्लियर हुआ। अभी देखो यहाँ पर यस मैम। कितना एनर्जी लेवल पॉसिबल है, एक तो आपका 0 आ रहा है, एक प्लस एप्सिलॉन, एक माइनस एप्सिलॉन आ रहा है, नहीं। तो 0 कितना कितने बार भी आ रहा है, देखो 1 2 3 4 और 5 बार, तो इसका डिजनरेसी 5 हो जाएगा। फिर एप्सिलॉन कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 हो जाएगा, और माइनस एप्सिलॉन कितने बार आ रहा है, 2 बार,
तो 2 हो जाएगा। इस सारे को ऐड करो तो 5 + 2 + 2 कितना हो रहा है, 9 आ रहा है नहीं। तो मेरा कॉम्बिनेशन जो 9 आया था वो मैं यहाँ पर काउंट कर ली हूँ और वो सही है, क्योंकि मेरा 9 कॉम्बिनेशन आ रहा है और मेरा डिजेनरेसी भी 9 आ रहा है, तो मैं कोई मिस नहीं की हूँ नहीं कॉम्बिनेशन। फिर देखो पार्टीशन फंक्शन निकालना है हमको स्टेप 4 में। तो पार्टीशन फंक्शन कैसे निकालोगे, समेशन ऑफ आई जी आई ई का पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। तो देखो डिजेनरेसी कितना है, 5 ई का पावर माइनस बीटा ई आई पहले 0 है। फिर सेकंड वाला में क्या है, डिजेनरेसी 2 है, ई का पावर माइनस बीटा ई आई कितना है, एप्सिलॉन है नहीं, प्लस 2 इंटू माइनस बीटा एनर्जी कितना है, माइनस एप्सिलॉन है। तो ये जाएगा 5 + 2 ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन वाई प्लस 2 इंटू ई टू द पावर प्लस बीटा एप्सिलॉन। पार्टीशन फंक्शन इक्वल टू हो गया, ये समझ में आया, ठीक है ना, कर लोगी ना। मैं और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, डोंट वरी, न्यूमेरिकल क्लासेस में, पर आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट ना मैं एक छोटा टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जो कि जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं वो बता देती हूँ। तो टॉपिक है डिपेंडेंसी ऑफ वेरियस thermodynamics variable on temperature। ठीक है। तो पहले आता है, पहला है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे डिपेंड करता है। तो पहला है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर टी। वो कैसे पता चलता है, वो डिस्पर्सन रिलेशन से। सपोज डिस्पर्सन रिलेशन इज इक्वल टू अल्फा पी का पावर एस। तो फिर डीजेनरेसी सॉरी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे डिपेंड करता है, किसको याद है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे डिपेंड करता है, क्या भूल गई, वो डिपेंड करता है ई का पावर डी बाई एस। और डेंसिटी ऑफ द स्टेट कैसे प्रोपोर्शनल होता है, ई का पावर डी बाई एस -1। जो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल एन है वो डिपेंड करता है टी का पावर डी बाई एस से, याद रख लेना, ठीक है। और सारे पैरामीटर मैं बता देती हूँ। जैसे वॉल्यूम डिपेंड करता है टी का पावर माइनस टी बाई एस -1। ओके, सीबी तो पता होगा ना आपको, सीबी डिपेंड करता है टी का पावर डी बाई एस। तो एनर्जी क्या कैसे डिपेंड करेगा, टी का पावर और एक पावर बढ़ जाएगा ना, डी बाई एस +1 हो जाएगा ना। एनर्जी मतलब वही इंटरनल एनर्जी, सीबी इज इक्वल टू क्या होता है, डी यू बाई डी टी। तो यू जब करोगे इंटीग्रेशन करोगे तो एक पावर बढ़ जाएगा, इसीलिए इंटरनल एनर्जी डी बाई एस +1 होता है। सिमिलरली एंट्रोपी कैसे डिपेंड करता है, एंट्रोपी ऑल्सो डिपेंड अपॉन टी बाई एस, जैसे इंटरनल एनर्जी करता है, ठीक है। ओके और कुछ पॉइंट है, नहीं मैं इसको डिटेल्स में पढ़ाऊंगी, शॉर्ट में नहीं पढ़ाऊंगी। एक लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बता देती हूँ। ओके, नेक्स्ट आपका एक है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है बताओ, बताओ कोई, किसको याद है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, हाँ पूछो बताओ। हाफ की बीटी क्या है, हाफ की बीटी क्या है,
फुल कितने सेंटेंस में पार्टीशन बताओ। ऑफ है? डायमेंशन। क्या क्या? डायमेंशन क्वेश्चन है। लो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो पूछ रही हूँ। मैम याद नहीं आ रहा उसका, ये बस याद है कि हाफ केवीटी होती है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। पास में ही हो, आस पास में ही हो, थोड़ा सा सोचो। मतलब कोई भी आपके पास सिस्टम है, अगर उस थर्मल इक्विलिब्रियम में है और वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक को ओबे कर रहा है, तो उसका जो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन होगा वो हाफ केबीटी ही होगा। तो रिलेटिविस्टिक जो आप केस अगर लोगी तो वो केटी होता है। अगर नॉन रिलेटिविस्टिक केस लोगे तो उसका जो इंटरनल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होगा वो हाफ केबीटी होगा। ठीक है। तो पहले बात है कि आपका क्या क्या कंडीशन रहना चाहिए जिसमें आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी सेटिस्फाई होगा। तो ये एप्लीकेबल है किसके लिए, क्लासिकल स्टैटिस्टिक के लिए। और आपका जो सिस्टम होगा वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि उसका जो हीट रिजर्वर से वो कनेक्ट होना चाहिए, उसका इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होना चाहिए। ओके। तो मैं जो बताई हूँ उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या है, सॉरी। पहला है कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक को वो ओबे करना चाहिए, मतलब वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक को फॉलो करेगा। फिर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। और नेक्स्ट है कि मतलब इसमें हम इंटरनल एनर्जी ही फाइंड करते हैं ना। तो अभी मैं दो पॉइंट बता दी। एक है मेरा नॉन रिलेटिविस्टिक केस जिसमें मेरा ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में हाफ केवीटी। अगर मैं अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक ले लूं या रिलेटिविस्टिक भी बोल सकते हो, केस लूं तो वो हो जाएगा केटी। ठीक है। सपोज एक एग्जांपल देके मैं बता रही हूँ। सपोज इफ E is equal to अल्फा p का पावर h1 बीटा x का पावर x2 है, मतलब एच क्वाड्रेटिक टर्म में आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन है। तो आपका जो ईच क्वाड्रेटिक टर्म मतलब क्या देता है, कैसे इसके इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए होगा 1/s1 kT प्लस 1/s2 kT, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक टर्म में ये हाफ kT देता है, तो क्वाड्रेटिक टर्म में पावर 2 रहता है। जिसमें अगर एग्जांपल देके आपको बताओ कि सपोज एक 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर में ले रही हूँ जिसका टोटल एनर्जी होगा p²/2m प्लस हाफ kx²। तो यू कितना होगा, हाफ kT प्लस हाफ kT, मतलब kT हो जाएगा ना, p का पावर हाफ है इसलिए 1/2 kT, x का पावर 2 है, सॉरी p का पावर 2 है इसलिए 1/2 kT, x का पावर 2 है इसलिए 1/2 kT। जो पावर है 1 उसको रख देना, उसके साथ kT को मल्टीप्लाई कर देना। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, सपोज E इज इक्वल टू अल्फा जेड स्क्वायर होता, तो इंटरनल एनर्जी क्या होता, इंटरनल एनर्जी होता हाफ kT। अगर क्वेश्चन होता कि ये इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ जेड क्यू, तो फिर इंटरनल एनर्जी कितना होता, 1/kT होता नहीं। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता E इज इक्वल टू अल्फा जेड क्यू प्लस बीटा पी का पावर 4 और यू कितना है, तो आप क्या करते, यू इज इक्वल टू 1/3 kT प्लस 1/4 kT, इसको ऐड करोगी तो 7/12 kT हो जाएगा। ठीक है। इसका भी कुछ लिमिटेशन होता है, जैसे ये क्लासिकल स्टैटिस्टिक के लिए एप्लीकेबल है, बट एक्सट्रीम कंडीशन जैसे हाई पार्टिकल डेंसिटी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, कंडेंसेशन प्रोसेस हो गया,
उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। और ये मॉडरेट टेम्परेचर में ही काम करता है, ये उसी टेम्परेचर में ही एप्लीकेबल है। तो बिलो अगर रूम टेम्परेचर ले लोगी भी काम नहीं करेगा, और वेरी हाई टेम्परेचर ले लोगी तब भी काम नहीं करेगा। उसका ये सारे लिमिटेशन है। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या है वो भी याद रख लो अगर क्वेश्चन पूछा है तो। लिमिटेशन है, इट इज एप्लीकेबल until classical statistic is there। और सेकंड है, it holds good at room moderate temperature। moderate temperature moderate temperature in the sense 300 Kelvin to 600 Kelvin। So it's called good above the room temperature, but temperature should not be very high। It holds good above room temperature, but temperature should not vary high। नेक्स्ट है below room temperature, it does not hold good। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? पार्टीशन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में भी इम्पोर्टेंट है। हम अगर डाउट नहीं है तो ठीक है, मैं क्लास सच नहीं लूंगी, मैं मंडे को लूंगी। हाँ, कल आपका न्यूमेरिकल का क्लास होगा 7 से शायद 9 बजे तक शाम को। 7 से 9 लूँ या मैं मैसेज कर दूंगी। ठीक है, मैं शायद शेड्यूल चेंज कर सकती हूँ, मैं डिसाइड करके मैसेज कर दूंगी। और क्या बोल रही थी मैं? और टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना।